नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और इसके साथ ही इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है आपको इंस्पायर करने की, आपको बेहतर तरीके से जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन देने की। आज के शो में भी बहुत होगा खास, कई सारे स्टार्टअप के दिग्गजों से होगी आपकी विशेष मुलाकात। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास। और तृप्ति के पास जानकारी है दरअसल गूगल को लेके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी शोर है, एक ऐसी दुनिया जिसके साथ हम और आप हर दिन खेल रहे हैं। लेकिन गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत पर एक बड़ा दांव खेला है। और क्या योजनाएं हैं गूगल की, यह जानने के लिए तृप्ति के पास चलते हैं। जी तृप्ति, बताएं गूगल का यह बड़ा दांव दरअसल है क्या? इंडियन मार्केट्स में एआई पर निवेश के लिए गूगल ने बड़ा दांव लगाया है। करोड़ों डॉलर का निवेश यहां पर कंपनी करने वाली है। भारत के एआई रिसर्च सेंटर को करीब 80 लाख डॉलर का यहां पर उससे सपोर्ट मिलेगा। खेती और इलाज में अब एआई आ जाएगा। नई उम्मीद किसानों के लिए जग गई है। एआई से खेतों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। साथ ही हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए वाधवानी एआई से यहां पर कंपनी ने करार किया है और इसके जरिए ग्रुप को मिलेगी अब 45 लाख डॉलर का सपोर्ट और एक मदद। एआई हेल्थ केयर में इलाज और रिकॉर्डिंग्स को पूरी तरह से यहां पर डिजिटल करने वाला है। एम्स के साथ मिलकर एक नए तरीके से यहां पर अब काम शुरू होगा एआई को लेकर। आईआईटी में भारतीय भाषा टेक्नोलॉजी के लिए विशेष एआई सेंटर्स भी बनने वाले हैं। गूगल भारत में आईआईटी प्रोजेक्ट्स में करीब 20 लाख डॉलर का निवेश करने वाला है। सभी भारतीय भाषाओं में एआई सॉल्यूशंस पर अब यहां पर खास जोर होगा। तो ये था गूगल का बड़ा निवेश इंडियन मार्केट्स में एआई को लेकर। शुक्रिया तृप्ति। और हम भी इंतजार करेंगे कि आखिर ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है, ये जो सारा फोकस है, वो किस तरह से रिजल्ट्स में बदलता है, परिणाम में बदलता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं अपने साथ स्टार्टअप जगत के एक खास दिग्गज को। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को लेकर खासा फोकस है और भारत में एग्री स्टार्टअप्स जो हैं वो अलग तरीके से कमाल दिखा रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ अमित अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं स्टार एग्री से। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही है कि 2 दशक पहले शुरुआत हुई आपके स्टार्टअप की, एक ऐसे दौर में जब शायद इस पूरे स्पेस में, इस पूरे सेक्टर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो हमें बताइए कि उस वक्त इतने पहले इसको शुरुआत करने का विजन क्या था और सोच क्या रही? देखिए, 2 दशक पहले जब एग्रीटेक शब्द नहीं भी था, तब मतलब हमने एक विज़न लेके इसको स्टार्ट करा था। और जैसे हम सारे फाउंडर्स राजस्थान से हैं, छोटे शहरों से हैं, और हमने किसानों की ज़िंदगी को बहुत अपने बचपन से, अपने बहुत करीब से उनको देखा है। तो एक था कि ये पूरा सेक्टर जो है बहुत अनऑर्गनाइज़्ड है, और इसमें दोनों चीज़ों का फुलफिलमेंट होता है। इसमें एक तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है ही, और प्लस साथ में एक इसमें जॉय है टू इन कंट्रीब्यूशन टू फॉर सोसाइटी। तो वो हमने इस विज़न से लेके ये स्टार्ट करा था कि बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और बड़ा मार्केट है और एक सेवा का मौका भी है। अमित, मेरा अगला सवाल आपसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर है। एक ऐसे दौर में जब तमाम एग्री टेक स्टार्टअप जो हैं वो अपने इकोनॉमिक्स में एक तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं और आंकड़े उसके गवाह हैं, ऐसे में आप लगातार प्रॉफिट में बने हुए हैं, इसकी क्या वजह है? तो देखिए, हम पिछले 15 सालों से निरंतर अपनी कंपनी में नए-नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन करते आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट करा फार्मर फाइनेंसिंग विद बैंक पार्टनरशिप्स विद आईसीआईसी बैंक एंड अदर बैंक्स, एंड देन वी स्टार्टेड वेयर हाउसिंग, देन वी स्टार्टेड डिजिटल मार्केट प्लेस, फार्मर मैपिंग, फिर हमारी ओन एनबीएफसी, और प्लस इनपुट मार्केट प्लेस। अभी नाउ रिसेंटली वी स्टार्टेड अवर ओन सीड। सो हमने मतलब पिछले 15-16 सालों में कंपनी को बहुत इनोवेट करा है, और इनोवेशन के जरिए हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हमने मतलब एक में बांधा है। तो ये पूरा एक हमने एग्री वैल्यू चेन का मॉडल तैयार करा है, जो जिससे क्या नाम से एक कस्टमर को काफी सर्विसेज मिलती है एक प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म, तो उसका बेनिफिट मिलता है।
और उसके कारण कॉस्ट कटिंग बहुत होती है और इसलिए हम जो है हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है और प्रॉफिट में भी है। और हमारी कंपनी की शुरू से फिलॉसफी रही है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे जिसमें मतलब एक बिजनेस का एक नियम होता है कि आप उसको प्रॉफिट में चलाएं, तो चाहे हमारा मार्जिन कम हो पर उसमें हम नुकसान नहीं करेंगे, बर्न नहीं करेंगे। तो शेयर होल्डर के को हम ये सेटिस्फाइड करते हैं कि भाई जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं कि भाई हम इसमें आपको एक सस्टेनेबल एक अच्छी ग्रोथ देंगे विद प्रॉफिटेबल प्रॉफिट के साथ में। जी काफ़ी बेहतर। और मेरे ख्याल से ये जो बेसिक्स हैं उनको बहुत फोकस में रखना होगा। हमें बताइए कि आपके हिसाब से एग्री टेक का असली जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो पाए और एक तरह से स्थिरता हमेशा बनी रहे किसी बिजनेस में। देखिए, 2 ही चीज़ें हैं एग्रीटेक में कि आपको किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। अगर आप इन 2 चीज़ों पे फ़ोकस रखोगे, तो आपका बिज़नेस मॉडल 100% सक्सेस होगा। क्योंकि इट्स अ शेयरिंग एंड केयरिंग। अगर आप कुछ दे रहे हो, तो डेफ़िनेटली क्या नाम से आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे अब ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे फार्मर फाइनेंसिंग। पहले आप ये देखो, पहले के दौर में फार्मर्स को 40%, 36%, 24% पे पैसा मिलता था और बहुत कम मात्रा में मिलता था। जब हमने ये फाइनेंसिंग शुरू करी फार्मर को स्टार्टिंग में, तो हमने उनको कहा आप अपने जो भी आप अपना उगाते हैं आप हमारे वेयर हाउस में रखिए और हम आपको 9% पे सालाना दर पे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वो हमने जैसे समझो उस समय हमने डिसबर्समेंट करा होगा 10-15 लाख का, आज वो हमारी बुक 20,000 करोड़ की है। तो जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो ऑब्वियसली हमारे पास इनकम आ रही है। सेकेंडली, जब हमने वेयरहाउसिंग सर्विसेज शुरू करी तो ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध थी। तो हमने गांव-गांव में वेयरहाउसेस खोले और हमने एक रीजनेबल रेट पे कि हमने फार्मर्स को कहा कि हार्वेस्ट के टाइम पे आपको मंडी में जाने की बेचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कमोडिटी को वेयरहाउस में रखिए और जब सही दाम मिले आपको आराम से तब आप उसको बेचिए। हर कमोडिटी में हर साल कुछ ना कुछ उछाल आता है, कुछ ना कुछ प्राइस राइज होता है, इसलिए ट्रेडर्स भी वेयरहाउस में रखते हैं। तो आप भी एक तरह से ट्रेडर बनिए, आप भी उस चीज को समझिए कैसे होता है ये, किस तरह से लोग ट्रेडिंग करते हैं अपनी। तो आपकी तो खुद की कमोडिटी है, आपको एकदम हार्वेस्ट करने से बेचने की क्या उसमें आवश्यकता है। तो उन्होंने बात कही, फार्मर्स ने समझी और वो एक तरह से व्यापारी बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो हमारा बिजनेस ही बढ़ा, हमें ऑक्यूपेंसी मिली वेयर हाउसेज में। फिर जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये डिजिटल का संदेश दिया 2016 में कि हर चीज डिजिटल होनी चाहिए, तो हमने एग्री बाजार ऐप लॉन्च करा हमारा, जिसमें हमने फार्मर्स को कन्वे करा, ये समझाया कि आप अपना माल ऐप के जरिए बेचिए और इलेक्ट्रॉनिक आप अपना खुद ऑक्शन लगाइए और जिस किसी को भी अगर माल खरीदना है तो वो आपको बेहतर दाम देगा और एक पारदर्शिता आएगी। फार्मर्स ने समझा और वो उस चीज में जब उन्होंने कंपटीशन करवाया बेचते समय अपनी क्रॉप को, तो उनको बेटर जो है वो दाम मिलने लगे अपनी क्रॉप के और उसकी वजह से जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। फिर जब हमने इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्ट करा तो उसमें हमने देखने में आया कि भाई इसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। मतलब एक सीड कोई सीड कंपनी है, उसकी इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी है, प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि उसके कारण जो है फार्मर्स को सही उत्पादन नहीं मिल पाता, सही प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। तो हमने कंपनी के जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट कराया फार्मर से थ्रू डिजिटल मार्केट प्लेस, जहाँ पे फार्मर अपना ऑर्डर डालता है और डिस्ट्रीब्यूटर फार्मर को अपना माल पहुंचाता है। तो एकदम फार्मर को एकदम असली माल मिलता है और जब असली चीज खेत में लगती है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप आती है, सही गाइडेंस उसको मिलती है। उसके बाद जैसे हमने क्रॉप एडवाइजरी शुरू करी, हमने देश के बेस्ट एग्रो इकोनॉमिस्ट को जो है फार्मर के साथ जोड़ा, फार्म मैपिंग हमने करी, उस क्षेत्र में क्या उत्पादन होता है और क्या होना चाहिए, ये फर्क हमने फार्मर को समझाया। कई सालों से हमारे यहाँ पे फार्मर जो है गेहूं और चावल की खेती करते आ रहे हैं, पर जैसे हमारे देश में आप ये देखिए कि ऑयल सीड का उत्पादन बहुत कम है और हमें विदेशों से तेल मंगवाना पड़ता है और हर साल अगर आप देखेंगे तो एमएसपी भी जो है ऑयल सीड का काफी बढ़ता है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। तो फार्मर्स, सरकार भी ये चाहती है, इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि फार्मर्स जो है हमारे यहाँ के ज्यादा से ज्यादा जो है ऑयल सीड का उत्पादन करें और विदेशों पर निर्भरता कम हो। जब फार्मर मस्टर्ड का उत्पादन करता है तो कंपेयर टू अदर क्रॉप्स उसकी इनकम जो है 15 से 20% ज्यादा होती है। तो ये जैसे हमने जो हमारा फार्म मैपिंग का टूल है, जहाँ पे हम क्रॉप एडवाइजरी देते हैं, क्रॉप कैलेंडर देते हैं, तो इससे हमने फार्मर को ये समझाया कि आप यहाँ पे मस्टर्ड बोइए, ना कि आप कोई अदर क्रॉप करिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे हम लेके आए हैं,
तो उसकी वजह से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ी है। तो ये सब है कि अगर आप फार्मर पे फोकस रखोगे, अगर अपने कस्टमर पे आप ध्यान दोगे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आप बढ़ा रहे हो, तो आपकी कंपनी हमेशा मतलब तरक्की करेगी करेगी। और अमित जी, मैं तारीफ करूंगा क्योंकि आप इतने आसान शब्दों में और पूरी तरह से, चूंकि आपने कोर में काम किया हुआ है, इसलिए आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये पूरी जानकारी जो भी एंटरप्रेन्योर आपको देख रहे होंगे या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एग्री की दुनिया में, उसके बड़े काम आने वाली है। चलिए अब आपके सबसे मेन हाईलाइट्स पर आते हैं। आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पड़ाव होता है, हमें बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए, हमारी कंपनी 15 साल से है, हो गए हैं 15-16 साल आप देख लीजिए हो गए हैं। और वी आल्सो रेज कैपिटल, नॉट वेरी बिग बट वी हैव वन इन्वेस्टर इन आवर कंपनी। सो और तो आईपीओ कंपनी इस लायक हम हो गई है कि अब वो मार्केट में जा सके और बाकी शेयर होल्डर्स को जो है मतलब कंपनी इनवाइट कर सके। तो अभी हमारा वो आईपीओ का प्रोसेस अभी चल रहा है और हम 1 या 2 साल के अंदर आईपीओ हम हमारी कंपनी का लेके आएंगे मेन बोर्ड पर। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए। मेरा आखिरी सवाल, अब आगे ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके, क्या कुछ योजनाएं आगे दिखने वाली हैं? देखिए, अगले 10 साल जो हैं वो एग्री टेक के हैं और जो अभी टेक्नोलॉजी आई है, रिसेंट जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू आप एक-एक खेत को देख सकते हो। फार्मर को बता सकते हो कि क्या उगाना है, कब उगाना है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो सीड में इनोवेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में जो है भारत का उत्पादन यहाँ से जो अभी 330 समझो मिलियन मैट्रिक टन का है, तो मतलब उससे कहीं ज़्यादा या डबल होने की उम्मीद है जल्द से जल्द। तो पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस सब में प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ेगा अगले 7 से 8 वर्ष में। और आप ये देखेंगे कि भारत का किसान एक आत्मनिर्भर किसान बन जाएगा और वो डायरेक्टली समझो एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इंटरवेंशन है, उस वजह से सेक्टर कंप्लीट चेंज होने वाला है। जैसे आपने सोलर में चेंजेस देखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस देखे हैं पिछले 10-15 सालों में, वैसे अब आने वाले कुछ सालों में आप एग्री में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। अगर आप हमारी ग्रोथ की बात करें तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारी कंपनी इस तरह के पड़ाव पे आ चुकी है कि 15 से 20% की ग्रोथ वो देती रहेगी, क्योंकि सेक्टर उस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और अगले 15-20 साल पर देती रहेगी मिनिमम। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और हमारी ओर से आपको, आपके कारोबार के लिए, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र यूं ही बेहतर और बेहतरीन बना रहे। बहरहाल इस बातचीत के अलावा यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तब आपके सामने लेकर आएंगे हमारे खास इंडिया इकोनॉमिक का फोरम की खास झलकियाँ। वहाँ पर भी स्टार्टअप के दिग्गजों से तमाम एक पैनल सेशन हुए हैं जो आपके काम आएंगे। ब्रेक के उस पार वो तमाम झलकियाँ आपको दिखाएंगे।